हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। विद्याश्रम क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन भौतिक प्रदेशों का अध्ययन कर रहे थे, एशिया के भौतिक प्रदेशों का, जिसमें हमारा क्वेश्चन था एशिया के भौतिक प्रदेशों का विभाजन करते हुए किन्हीं दो भौतिक प्रदेशों का वर्णन कीजिए। तो अपन ने एक भौतिक प्रदेश का अध्ययन कर चुके हैं पिछली वीडियो में। अब अपन दूसरे भौतिक प्रदेश का अध्ययन करेंगे, क्योंकि इस प्रश्न के अंदर दो ही भौतिक प्रदेशों का वर्णन मांगा है। तो अब अपन पिछली वीडियो में उत्तर पश्चिम का निचला त्रिभुजाकार मैदान का वर्णन कर चुके हैं। अब अपन करेंगे नदी घाटी का मैदान का वर्णन। नदी घाटी अपतंत्र का अपन वर्णन करेंगे। दोस्तों, ये दूसरा अपतंत्र है जो कि क्वेश्चन के अंदर पहला अपन कर चुके हैं। ये दूसरा एशिया का अपतंत्र है। एशिया का अपतंत्र शुरुआत करने से पहले अपन बेसिक जानकारी ले लेते हैं। अपतंत्र किसे कहते हैं, अपतंत्र क्या होता है, अपतंत्र का अर्थ क्या है। दोस्तों, अपतंत्र किसी एक नदी के द्वारा उसके सहायक नदियों से जब उसमें जल का विसर्जन होता है और वह मुख्य धारा बनकर के किसी बेसिन का निर्माण करती है, उसे अपतंत्र कहते हैं। इस सटीक सेंटेंस के अनुसार देख लीजिए, किसी नदी तथा उसकी सहायक धाराओं द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को अपतंत्र कहते हैं। दोस्तों, अपतंत्र को पढ़ने से पहले, अध्ययन करने से पहले अपन मैप का अध्ययन करना अति आवश्यक होता है। ज्योग्राफी विषय ऐसा है जिसमें मैप के द्वारा ही अध्ययन किया जाता है, जो कि और महत्वपूर्ण बात यह है कि अपना जो क्वेश्चन था भौतिक प्रदेश का, उसके अंदर मैप बना करके आंसर देना अति आवश्यक है, जिसमें आपके अंक बहुत अधिक मिलेंगे उस क्वेश्चन के अंदर। तो अपन पहले मैप को देख लेते हैं। मैप के अंदर कौन सी नदी की स्थिति कहाँ पे है। दोस्तों, यह है एशिया का अपतंत्र का मैप। एशिया के अपतंत्र, इसके अंदर बहुत सारी नदियों को प्रदर्शित कर रखा है, परंतु अपन कुछ महत्वपूर्ण नदियों का वही वर्णन करेंगे। अपने पास इतना वक्त नहीं होगा एग्जाम के अंदर कि अपन सभी अपतंत्र या नदियों का अपन वर्णन कर सकें। कुछ नदियां इंपॉर्टेंट है जिनको ले लेंगे अपन। अभी अपन सभी नदियों को एक बार देख लेते हैं, कौन सी नदी की स्थिति कहाँ पे है। एशिया के पश्चिमी साइड में, पश्चिमी दिशा के अंदर अटलांटिक महासागर है, उत्तरी में आर्कटिक महासागर है, पूर्व दिशा के अंदर प्रशांत महासागर, दक्षिण के अंदर हिंद महासागर। दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपन काला सागर से। जो काला सागर है वो एशिया के पश्चिमी दिशा में है। तो पश्चिमी दिशा के अंदर काला सागर है और इसके जस्ट दक्षिण भाग में दजला फरात का मैदान है, जो कि दजला फरात नदियों के द्वारा पड़ा है। ये नदियां हैं जो इराक तथा तुर्की, यहाँ पे इराक है तथा यह तुर्की है, इसी मैदान में बहती हुई ये फारस की खाड़ी के अंदर विसर्जित होती है। तथा ये जो छोटा बिंदु दिख रहा है आपको, ये मृत सागर है। ये मृत सागर, जो कि मृत सागर के पश्चिम में स्वेज नहर है। ये जो छोटी है, जो स्वेज नहर है, जो कि भूमध्य सागर के अंदर मिलती है। इस स्वेज नहर के जस्ट पश्चिमी दिशा के उत्तर पूर्व दिशा के अंदर का मृत सागर है, जो कि गहरा और इसमें लवणता की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। दोस्तों, जो कि कैस्पियन सागर है, जो ब्लू कलर का है, जो कैस्पियन सागर है, जस्ट इसके ऊपर यूराल नदी है। दोस्तों, यूराल पर्वत है, जो यूराल नदी पर्वत है, जो एशिया और यूरोप को विभाजित करती है। एशिया और यूरोप को विभाजित करने वाली यूरोप पर्वत और यूराल नदी है। तथा कैस्पियन सागर के जस्ट पूर्वी दिशा में अरल सागर है। अरल सागर के अंदर दो नदियों का विसर्जन होता है, जो कि सरदरिया अमुदरिया है, जिनकी दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए के अरल सागर के अंदर विसर्जित होती है। दोस्तों, उत्तरी दिशा के अंदर जो कि रूस है, रूस के अंदर ओ यानी सी, लीना नदी, ये नदियां हैं जो कि उत्तरी सागर के अंदर विसर्जित होती है, उत्तरी आर्कटिक सागर में विसर्जित होती है। दोस्तों, ये नदियां हैं जो कि अधिकांश समय के अंदर ये जमी होती है। इनका जल विसर्जित बहता हुआ नहीं जाता। कुछ समय होता है जब ये नदियां बहती है।
अन्यथा यह जमी हुई होती है। रूस के दक्षिण में बेकाल झील है, रूस के दक्षिण में बेकाल झील है जो कि ये है, तथा रूस के पूर्वी दिशा में ओकोटस सागर है जो कि जापान के उत्तर में और रूस के पूर्व में स्थित है, तथा चीन के पूर्व में पीला सागर है। जस्ट पीले सागर के पास में यांगटी सिक्यांग नदी है, तथा सिक्यांग नदी है चीन के अंदर, और मिक्यांग नदी, इरावदी नदी, ये मिक्यांग है, यहाँ इरावदी नदी है। दोस्तों ये नदियां हैं जो दक्षिण पूर्व दिशा के अंदर स्थित है, और ये जो है दक्षिण चीन सागर है। दोस्तों ये जो द्वीप दिख रहे हैं ये द्वीप है, ये जापान द्वीप, तथा ये यहाँ पर ताइवान है, फिलीपींस है, या कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ये सभी यहाँ पर स्थित है। दोस्तों मैप को अपन ने एक बार आकलन कर लिए हैं, अब अपन चलते हैं मुख्य नदियों का वर्णन की ओर। नदियों के मैदानी प्रदेश। एशिया महाद्वीप के मध्यवर्ती पर्वत क्रम से निकलने वाली नदियों के छोटे उपजाऊ मैदान का निर्माण किया जाता है। दोस्तों एशिया महाद्वीप के जो मध्य है उसके अंदर जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनसे निकलने वाली जो नदियां हैं उनसे छोटे उपजाऊ मैदानों का निर्माण हुआ है, तथा उसी प्रकार इसी मैदान में विश्व की सभ्यताएं मेसोपोटामिया सिंधु सभ्यता का विकास हुआ है। एशिया महाद्वीप के अंदर जो अभी अपन ने बात की है कि मध्य के अंदर जो मैदान है उनमें मेसोपोटामिया तथा सिंधु सभ्यताओं का विकास हुआ है। संस्कृति का सर्वाधिक जनसंख्या केंद्र है। दोस्तों जो एशिया है जो अनेक देश, अनेक स्थिति, अनेक क्षेत्र में स्थित है, तथा जो नदियां हैं जो एक देश से दूसरे देश के अंदर विसर्जित होती है, बहती हुई जाती है, तथा एक मैदान तथा दूसरे देश का दूसरा मैदान अलग अलग संस्कृतियों का निर्माण करता है। भारत चीन है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, लाओस है, वियतनाम, कंबोडिया, ये सब अलग अलग देश हैं। यहाँ की भाषा, रहन सहन, खान पीन सब अलग ये संस्कृति में आते हैं, जो कि सभी भिन्न भिन्न प्रकार की भिन्न भिन्न स्थानों में पाई जाती है। तथा एशिया के अंदर जो ये मैदानी भाग है सर्वाधिक जनसंख्या का जमाव पाया जाता है। नदियों के मैदान के पश्चिम से पूर्व में निम्न भागों में वर्गीकरण। दोस्तों अब नदियों को मैं कुछ नदियां हैं जो मैंने इस वीडियो में ले रखी है, और वो कुछ नदियों का अपन वर्णन करेंगे, जो कि दजला फरात नदियां हैं जो कि काला सागर के दक्षिण में इराक फारस की खाड़ी में विसर्जित होती है जाकर के। सिंधु गंगा नदी है जो कि मानसरोवर झील से उद्गम स्थान है इसका, जो कि जास्कर और लद्दाख के मध्य से होकर के ये पाकिस्तान में बहती हुई जाती है। मिकांग नदी है, इरावती तथा सालवी नदी है, मीनाम नदी, आमू दरिया, सरदरिया ये अरल सागर के अंदर विसर्जित होती है। रेड नदी है, ये कंबोडिया, वियतनाम इनको बेसिन बनाती है। सिक्यांग नदी, सिक्यांग का मैदान, यांगटी सिक्यांग का मैदान, ये चीन की नदियां हैं, चीन के अंदर विस्तृत है। दोस्तों ये नदियां हैं, अब इनका अपन कुछ वर्णन कर लेते हैं। दजला फरात का मैदान। दजला फरात का मैदान का नाम दजला नदी के द्वारा ही पड़ा है। दजला फरात के मैदान को मेसोपोटामिया का मैदान और लाइस का मैदान भी कहते हैं। आरल पर्वत से निकलकर ये दक्षिण में प्रवाहित होती हुई फारस की खाड़ी में विसर्जित होती है। इसकी कुल लंबाई है दजला की 1850 किलोमीटर तथा फारस की कुल लंबाई है 2760 किलोमीटर। दोस्तों ये नदियों के द्वारा इस क्षेत्र में बेबीलोन की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता तथा सुमेर सभ्यता का विकास हुआ तथा अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जो नदियों के द्वारा मैदानों का निर्माण हुआ है, अलग अलग सभ्यताओं का विकास हुआ है। इन सभ्यताओं का विकास यहाँ की उपजाऊ मृदा के अंदर यहाँ अधिक जनसंख्या के कारण हुआ है। इन समस्त नदियों का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण की ओर है तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण की ओर इन समस्त नदियों का ढाल है। दोस्तों स्थल खंड पर निर्भर होता है कि नदियों का मुहाना किधर हो, नदियों का जल किस तरफ विसर्जित हो। जिस तरफ धरातल का ढलान होगा उस तरफ ही नदी अपना विसर्जित करेगी। वास्तविक रूप से इससे आसपास का पूरा भाग मरुस्थल है, परंतु इस नदी के कारण यह मैदानी भाग उपजाऊ है। दोस्तों ये जो क्षेत्र है
इराक, ईरान, सऊदी अरब। तो दोस्तों ये जो क्षेत्र है जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, परंतु यहाँ पर जो ये नदी का मैदान या नदी का जो क्षेत्र है उसके आसपास का जो क्षेत्र है वह नमी युक्त है तथा उस क्षेत्र के अंदर उपजाऊ मृदा है तथा उसके अंदर दोमट मृदा पाई जाती है। वह क्षेत्र दोमट मृदा का है। वहाँ सर्वाधिक गेहूं खजूर की कृषि की जाती है और जो कृषि के लिए सिंचाई की व्यवस्था है वह नहरों के द्वारा है, सिंचाई की नहरों के द्वारा। तथा सिंधु का मैदान, सिंधु गंगा का मैदान, सिंधु गंगा का मैदान सिंधु गंगा की नदियों के द्वारा पड़ा है नाम। यह इसका विस्तार भारत में पाकिस्तान में हुआ है। सिंधु का उद्गम स्थान मानसरोवर झील है। अनेक सहायक नदियों से उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। एक नदी की जो मुख्य धारा होती है उसके अंदर अनेक सहायक नदियां होती है जिसके माध्यम से अनेक उपजाऊ मैदानों का निर्माण हुआ है। यहाँ की मृदा काप मिट्टी है। सिंधु नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। आर्य संस्कृति इस मैदान पर आर्य संस्कृति ही मैदान में विकसित हुई है। आर्य संस्कृति इस मैदान पे विकसित हुई है। दोस्तों आर्यव्रत भारत का पर्यायवाची शब्द आर्यव्रत है जो कि आर्य समाज से पटा था। विश्व के प्रसिद्ध उपजाऊ मैदान इस मैदानी भाग पे विकसित हुए हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र, जो सिंधु का जो मैदानी भाग है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है क्योंकि वहां पर विश्व की 1/7 भाग पाया जाता है, विश्व की जनसंख्या का 1/7। वैसे एशिया महाद्वीप के अंदर कुल विश्व की 60% जनसंख्या पाई जाती है, परंतु एशिया महाद्वीप के अंदर सिंधु मैदान पर विश्व की 1/7 भाग की जनसंख्या पाई जाती है। इरावदी तथा साल्विन का मैदान, जो इरावदी नदी और साल्विन का मैदान है जो इसके नदियों के नाम से पड़ा है, इसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ क्षेत्र म्यांमार में विस्तृत है। जो भारत के पूर्वी दिशा के अंदर जो म्यांमार देश है उसके अंदर इरावदी नदी, साल्विन नदी का विस्तार है तथा यहाँ पर प्रमुख फसल चावल की होती है। यहाँ पर सर्वाधिक काप मिट्टी पाई जाती है। म्यांमार की सर्वाधिक जनसंख्या का निवास स्थान भी इरावदी का मैदान है। यह अराकान योमा व विगु योमा के मध्यवर्ती बेसिन में प्रभावित होती है। मेकांग का मैदान, तो मेकांग का मैदान ये मेकांग और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्माण काप मिट्टी तथा उसका उपजाऊ क्षेत्र है जो थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस में विस्तृत है। मेकांग का जो मैदान है जो थाईलैंड, कंबोडिया, जो लाओस वो द्वीप हैं, उन द्वीपों के अंदर इस मैदानी भाग के अंदर इस नदियों का विकास हुआ है। इसकी कुल लंबाई है 4350 किलोमीटर। इस नदी का मैदान डेल्टा बागाती कृषि हेतु प्रसिद्ध है। इस नदी के द्वारा जो इस मैदान का निर्माण हुआ है उस मैदान के अंदर कृषि बागाती कृषि हेतु प्रसिद्ध है। इसके अंदर कुछ प्रमुख फसलें होती हैं जो कि उत्पादन की जाती है, जैसे केला, नारियल, चावल तथा यहाँ पर मसालों के भी उत्पादन क्षेत्र हैं, जैसे इलायची, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी हेतु प्रसिद्ध क्षेत्र होते हैं इनमें, जो कि उत्पादन इन मसालों का भी किया जाता है। रेड नदी का मैदान, दोस्तों रेड नदी का मैदान रेड नदी के नाम से पड़ा है। रेड नदी क्योंकि इस नदी के जो मृदा है उसके अंदर अधिक आयरन की मात्रा है, इस वजह से इस मैदान का जो रंग है वो भी थोड़ा रेड ललवा सा कलर का है तथा ये लाओस, वियतनाम के सक्रिय मैदान का निर्माण करती है। इसका डेल्टा टोकिन के डेल्टा के नाम से प्रसिद्ध है। रेड नदी का जो डेल्टा का निर्माण होता है वह टोकिन के डेल्टा के नाम से प्रसिद्ध है। प्रमुख फसलें चावल, नारियल आदि की कृषि की जाती है। प्रमुख फसल चावल और नारियल की कृषि की जाती है इस डेल्टा के ऊपर, इस मैदानी भाग पर। इस मैदान का भाग में आयरन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। नदी की कुल लंबाई 1149 किलोमीटर है। सिक्यांग का मैदान दक्षिणी चीन में प्रवाहित होने वाली सिक्यांग नदी द्वारा उपजाऊ छोटे मैदानों का विकास हुआ है। सिक्यांग का जो मैदान है जो दक्षिणी चीन में प्रवाहित होते हुए दक्षिणी चीन प्रवाहित होने वाली सिक्यांग नदी द्वारा उपजाऊ छोटे मैदानों का विकास हुआ है। प्रमुख फसल चावल, चाय का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है। यह नदी प्रशांत महासागर में जाकर के विसर्जित होती है। जो सिक्यांग नदी है जो प्रशांत महासागर के अंदर जाकर के विसर्जित होती है। यांगटी सिक्यांग का मैदान, यह नदी पूर्वी चीन में है जिसका निर्माण यांगटी सिक्यांग तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है। इस रेड बेसिन प्रसिद्ध मैदान भाग है। इस जो
नदी है यांगटी सिक्यांग, इसके अंदर जो बेसिन है, जो मैदानी भाग हो, रेड बेसिन के नाम से प्रसिद्ध है। प्रमुख फसल गेहूं चावल है तथा यहाँ की मिट्टी सर्वाधिक काप मिट्टी पाई जाती है। चीन की सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र यांगटी सिक्यांग बेसिन जो क्षेत्र है वहां पर चीन की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। दोस्तों, अपन ने भौतिक प्रदेश अपना कंप्लीट हुआ। अपन ने 2 भौतिक प्रदेशों का अध्ययन किया इस वीडियो के अंदर। एक भौतिक प्रदेश का पिछले वीडियो में अध्ययन कर लिए, दूसरा भौतिक प्रदेश का इस वीडियो के अंदर अध्ययन किया। दोस्तों, मेरा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक आपको यूनिवर्सिटी के अंदर मार्क्स मिले और इस मार्क्स दिलाने में मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। जो मैंने आंसर का जो प्रारूप मैंने तैयार किया है उसी प्रारूप के अनुसार आपको आंसर देना है। जो मैंने ये जो पॉइंट ले रखे हैं, पॉइंट बना करके हेडिंग डाल करके जैसे ये दे रखे हैं, दोस्तों इसको अपनी लैंग्वेज में कीवर्ड्स को याद करो और अपनी लैंग्वेज में आंसर दो और मैप का सर्वाधिक उपयोग करो। जितना मैपिंग आप आंसर में करोगे उतने आपके मार्क्स सबसे अधिक मिलेंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो होगी अपनी, वो मैं आपको बता दूंगा। धन्यवाद।